मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा शुरू है नवजात शिशु के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, और इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के जाने माने बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर ऋषिकेश जी और महिला चिकित्सक डॉक्टर रश्मि जी। मित्रों, एक कहावत के अनुसार कि माँ के हाथ के खाने की कभी शिकायत मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं है और कुछ लोगों को माँ नसीब नहीं है। तो जो माँ का महत्व है उसका हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है और हम प्रत्यक्ष में उसको देखते हैं। आज इसी विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर रश्मि जी उपस्थित है। डॉक्टर रश्मि जी, जिस गर्भावस्था की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसमें दो महत्वपूर्ण विषय आते हैं, एक तो स्त्री के खान पान और दूसरा उसका आराम। और इस विषय में बड़े बुजुर्गों की काफ़ी सलाहें होती हैं और समाज में बहुत सारी इस विषय में मान्यताएं हैं। तो बतौर एक्सपर्ट आपकी साइंटिफिक सलाह क्या है? जैसे गर्भावस्था में हम लोग बोलते हैं कि जो गर्भवती स्त्री है उसका जो आहार है वो सकस और बैलेंस डाइट होना चाहिए। उनके आहार में हरी सब्जियां, फल, भरपूर पानी, इसकी मात्रा अच्छे से होनी चाहिए। प्रोटीन के लिए स्प्राउट्स ले सकते हैं या फिर जिनको अंडा चलता है वो अंडे ले सकते हैं। स्प्राउट मतलब जो अंकुरित धान्य होता है, जैसे मोठ हो गया, चना हो गया, उसको हम भिगा के जो अंकुरित होते हैं, हाँ, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छे से होती है। और जिनको अंडा चलता है वो अंडा ले सकते हैं। दूध लेना चाहिए। यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे बाहर का जो खाते हैं, जंक फूड हम लोग बोलते हैं, जो जो आने वाली अभी जो पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड में इंटरेस्टेड रहती है। टीवी वाले भी काफ़ी एडवर्टाइज करते हैं इस सब चीज़ों की। तो ये जंक फूड बंद करना चाहिए, जिससे आने वाले बच्चे पे अच्छा असर हो। और बाहर का जो भी बनता है वो भी पूरा बंद करना चाहिए। मसाले के पदार्थ, जो तीखे पदार्थ है वो भी कम्प्लीटली बंद रखना है। शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि घर पे बना हुआ ताज़ा डाइट वो ले सकती है। और आराम के इसमें बोलना चाहेंगे कि कम से कम 10 आवर्स की रेस्ट आवश्यक होती है। कभी कभी किसी पेशेंट को जैसे हार्ट डिजीज़ है या फिर क्रॉनिक कोई डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से डॉक्टर की सलाह है कि पूरा आराम चाहिए, बेड रेस्ट बोलते हैं। तो अगर ऐसा डॉक्टर ने बताया है तो ही उनको कंप्लीट बेड रेस्ट रखना ज़रूरी है। फर्स्ट 3 मंथ्स इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पहले 3 महीने में बच्चा अच्छे से तैयार हो जाता है तो आगे वो 4th, 5th और 6th मंथ में थोड़ा थोड़ा कामकाज कर सकती हैं। वो भी डॉक्टर के सलाह से करना है। किसी किसी को 9 महीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो ऐसी महिलाओं ने थोड़ा थोड़ा कामकाज अपना चालू रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बस उन्होंने ध्यान रखना है कि जैसे हैवी वज़न नहीं उठाना है, या किसी के घर में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं तो वो सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ना है, झटके से फास्ट ऐसे नहीं चढ़ना है। और अगर झुक के काम करना है तो वो एकदम पेट पे प्रेशर आए ऐसे झुक के नहीं करना है। तो आपने दोनों तरह से क्लियर किया कि पूरी तरह से हर महिला को बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और नहीं ये ज़रूरी है कि उन्होंने पूरे 9 महीने कस के काम करना चाहिए अपनी गर्भावस्था और एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार। मित्रों, हर गर्भवती महिला एक नवजात शिशु को अपने पेट में लिए घूम रही है, जो हमारे मानव जाति का बीज है। और जैसे से गर्भावस्था बढ़ रही है, जहाँ माँ के पेट का आकार बढ़ रहा है, उसके शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं। हम सबका एक कर्तव्य, एक धर्म है कि ऐसे वक्त में हमारी इस गर्भवती महिला को हर तरह से सपोर्ट करना है, आधार देना है। चाहे वो बस में सीट का सवाल हो, बस में चढ़ने का सवाल हो, या कहीं जब अगर किसी लाइन में लगी हो टिकट लेने का सवाल हो, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें प्राधान्य दें। हो सके तो हम हमारी जगह उन्हें दे दें। डॉक्टर ऋषिकेश जी, जिस तरह से आपने बच्चे को ठंड लगने का उल्लेख किया है, तो वहाँ पर हमारे मेडिकल साइंस में एक चिकित्सा पद्धति के नाम है जिसे हम KMC, कंगारू मदर केयर कहते हैं। ये क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? सर, कंगारू मदर केयर एक कंगारू नाम का एक प्राणी होता है जो ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। इस प्राणी के पेट के पास में एक नैसर्गिक थैली होती है, जिस थैली में उसके कंगारू के बच्चे को रखा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान माँ के और बच्चे के स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से बच्चे का तापमान भी मेंटेन रहता है और उस बच्चे में हाइपोथर्मिया नहीं होता है। इसी टेक्निक को, इसी कंसेप्ट को हम मनुष्य प्राणी में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कंगारू मदर केयर यानी KMC कहा जाता है। कंगारू मदर केयर में
हर बच्चे को जो सामान्य रूप से पैदा हुआ है, उस बच्चे के जन्म के बाद उसको सूखा करके कपड़े पहना के, टोपी और कपड़े पहनाने के बाद, या फिर अगर उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखना है तो कोई कपड़ा भी माँ और बच्चे के बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसे बच्चों को हम छाती पे लगाने के लिए देते हैं माँ के पास में। कंगारू मदर केयर से हमें 3 तरह के फ़ायदे होते हैं, जिससे बच्चे का तापमान मेंटेन रहता है, हाइपोथर्मिया नहीं होता है, माँ और बच्चे के इसमें प्रेम बढ़ता है और उसको स्तनपान करने में मदद होती है। प्रीमेच्योर कंगारू मदर केयर का सबसे ज़्यादा ज़रूरत या इम्पोर्टेंस हम बोल सकते हैं कि प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज़ में होता है। जिन बच्चों का वजन कम है या जो पहले पूरे दिन होने के पहले ही पैदा हो गए हैं, ऐसे बच्चों में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन टालने के लिए और स्तनपान करने के लिए हम कंगारू मदर केयर का वापर कर सकते हैं, जिससे आईसीयू के स्टे का दिनों भी कम होने में मदद मिलती है। कंगारू मदर केयर ये सिर्फ माँ ही नहीं, बच्चे के पिताजी और कोई रिलेटिव भी कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि जिसकी डॉक्टर ऋषिकेश जी नागलकर चर्चा कर रहे हैं, उसे हम केएमसी कंगारू मदर केयर कहते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बहुत आसान तरीके से इतनी जटिल प्रक्रिया को समझाया है कि कंगारू के पेट में जिस तरह बच्चा होता है, उसी तरह से मानव या तो माँ या कोई भी केयर टेकर अपने बच्चे को अपने साथ में बिना किसी आवरण के, बिना किसी कवर के अपने कांटेक्ट में रखते, स्किन टू स्किन स्पर्श होना चाहिए। इससे बच्चे को गर्मी मिलती है, एक भावनात्मक बंधन बढ़ता है और ज़रूरी नहीं कि इसे माने देने चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो काफ़ी शोधों से, रिसर्च से पता चला है कि अगर बच्चा प्रीमेच्योर बेबी यूनिट या इंटेंसिव केयर में भर्ती है, उस बच्चे को चाहे सलाइन चढ़ रही हो, ये दे सकते हैं और इससे उसका जो अस्पताल में रुकने की जो कालावधि है, ड्यूरेशन, वो भी कम हो सकता है। डॉक्टर रश्मि जी, हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है और जैसे मैंने चर्चा की शुरुआत में बताया कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ में कई रिश्ते नाते जन्म लेते हैं। और जिस तरह से हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो अगर कहीं पे बच्चे का जन्म हुआ तो नेचुरल तौर से काफ़ी लोग उससे मिलने जुलने जाते हैं सामाजिकता के तौर पर। तो ऐसे समय में इन रिश्तेदारों को आपकी क्या सलाह होगी माँ की दृष्टि से? जैसे ही गर्भावस्था पता चलती है तो रिश्तेदार जो है घर में, सासू माँ है या फिर माँ जी है, तो उन्होंने ख़ास तौर पे गर्भवती स्त्री का ध्यान लेना चाहिए। उनके हस्बैंड ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस दरम्यान पेशेंट को मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जैसे प्रेगनेंसी में रूटीन चेकअप को जाना है या फिर रूटीन दवाइयाँ लेनी है, उनका जो भी आहार है, उनका एक्सरसाइज है, उस पे अगर घर के सब लोग उनको एनकरेज करते हैं तो वो गर्भावस्था अच्छी तरह से हो जाती है। और एक सलाह ये देना चाहूँगी कि आजकल कामकाजी महिलाएं ज़्यादा हैं, वर्किंग लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको जो वर्क का स्ट्रेस है वो भी रहता है, साथ में प्रेगनेंसी भी है, घर का भी कामकाज करना है। तो इसमें उनको अगर घर के लोगों का साथ मिल जाता है तो ये गर्भावस्था उनके लिए सुखकर हो जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा और होने वाला जो बच्चा है वो हेल्दी होगा, सुदृढ़ होगा और अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से ग्रो करेगी। दूसरी बात ये है कि जैसे जो लो सोशियो इकोनॉमिक लोग हैं, जो जैसे कम खर्चा कर सकते हैं, तो उन्होंने ये तय कर लेना है कि अपने को डिलीवरी हॉस्पिटल में ही करनी है। तो उस हिसाब से उन्होंने पहले से ही रजिस्टर करना है कि हमें डिलीवरी कहाँ पे करनी है, कौन से हॉस्पिटल में करना है। और वो हॉस्पिटल में अगर वो पहले से दिखाना चालू करते हैं तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन भी बन जाता है। डॉक्टर को भी पता रहता है कि पेशेंट में क्या क्या हाई रिस्क फैक्टर है, उसको हमें ज़्यादा केयर देनी पड़ेगी, या हमने जैसे पहले देखा कि कौन से मेडिसिन उनको बंद करने पड़ेंगे, वो भी डॉक्टर अच्छी तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं। और अच्छा आउटकम निकलने के लिए, जैसे माँ और बेटा दोनों सुदृढ़ रहने के लिए घर के लोगों का सहभाग बहुत आवश्यक है। तो मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज डॉक्टर रश्मि जी ने हमारे सभी रिश्तेदारों को और सामाजिक तौर से सभी लोगों के लिए जो दिया है कि हर हाल में जो गर्भवती महिला है उसे हर हाल में हमें सपोर्ट करना है, आधार देना चाहिए। इसीलिए मेडिकल साइंस में माना जाता है कि गर्भावस्था ये 9 महीने की ना होते हुए 12 महीने की, कि पहले 3 महीने हमें पूरी तरह से प्लान करना चाहिए, जिसमें हम उसके शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल यानी आर्थिक रूप से हम उसको प्लानिंग करके आगे की उपाय योजना हम लोग पहले से तय कर सकते हैं।
और एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात रश्मि जी ने कही है वो इस तरह से कि हमें आसपास का वातावरण पूरी तरह से पॉजिटिव बनाना है। अक्सर हमारे यहाँ शिकायत होती है कि हमारे यहाँ आने वाला हर विजिटर, हर व्यक्ति अपने आप में डॉक्टर का काफ़ी ज्ञान लिए होता है, जो बहुत हद तक गलत भी हो सकता है और माँ के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। डॉक्टर ऋषिकेश जी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि जिस तरह से रश्मि जी ने बताई उसी तरह से नवजात शिशु के लिए जो मिलने जुलने वाले लोग हैं सामाजिक तौर पे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या सलाह है? नवजात शिशु के जन्म के बाद मिलने के लिए जो रिश्तेदार आते हैं उनमें जनरली वो ओवर क्राउडिंग हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम भीड़ रखनी है, वहाँ पर कम से कम रिश्तेदार होने चाहिए। उन्होंने बेबी को टच नहीं करना चाहिए, बेबी को किस नहीं करना है, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होकर उसको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। माँ को एनकरेज करना है फीडिंग के लिए। अगर ओवर क्राउडिंग रहेगा तो फीडिंग के लिए मदर को प्रॉब्लम रहेगी, ओवर क्राउडिंग नहीं रहेगा तो उनको प्राइवेसी मिलेगी फीडिंग के लिए और इन्फेक्शन नहीं होगा। और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर रहेगा, पॉजिटिव वातावरण रहेगा तो दोनों खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो वो भी बच्चे के लिए हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा। दर्शकों, एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प चर्चा बालक दिन के ऊपर डॉक्टर ऋषिकेश जी नागलकर और डॉक्टर रश्मि जी नागलकर के साथ संपन्न हुई। जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उभर के आए हैं कि अगर गर्भावस्था में माँ की समुचित अगर हम केयर लेते हैं, शुश्रूषा करते हैं, तो इससे माँ का स्वास्थ्य और आने वाले शिशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा। शिशु का आगे का भावी जीवन उसके जन्म के वजन के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी हर तरह से कोशिश होनी चाहिए कि गर्भावस्था में हमने पूरी सुरक्षा माँ को देनी चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने उसे बार बार जिस तरह से विशेषज्ञ बताते हैं उस तरह से उनके चेकअप कराना चाहिए, जिस तरह टेस्ट बता रहे हैं वो करानी चाहिए, और जिस तरह से उसको दवाइयाँ दे रहे हैं वो उन्होंने पूरी तरह से उसका पालन करना चाहिए। पूरी तरह से कोशिश होनी चाहिए कि हर डिलीवरी, हर प्रसूति अस्पताल में होनी चाहिए, चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल। और ये सुनिश्चित करें कि हर डिलीवरी के समय या तो बच्चों के डॉक्टर मौजूद हो या नहीं तो इस विषय में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति उस बच्चे की समुचित केयर ले सकता है, ताकि जन्म के समय होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं और बच्चे का भावी जीवन सुरक्षित हो सकता है। दर्शकों, कार्यक्रम आपका अपना है। इस विषय में आपके सुझाव और आपके विचार, इसका हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। त्योहारों का मौसम है, आपके जीवन में खुशहाली बने रहे, आपका जीवन आनंद से ओतप्रोत हो और यही आनंद आप दूसरे में बांटें और उन्हें भी आनंदित करें। आपका आने वाला कल आज से अधिक सुखमय, कल्याणकारक और स्वास्थ्यवर्धक हो, यह हमारी हमेशा से शुभकामनाएं रही हैं। अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। डॉक्टर ऋषिकेश जी और डॉक्टर रश्मि जी, आपने हमारे दर्शकों का जो इतना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।